हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया है जिसमें दिखाया है कि ट्रेडिंग शिप्स ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में सूरत के पोर्ट पे किस तरीके से ट्रेडिंग शिप यहाँ पे आ रहा है उसको दिखाया गया है कि सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सूरत जो है गुजरात में सिचुएटेड है और इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे है। वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द इंडियन ओशन ट्रेड। तो इंडियन ओशन से जो ट्रेड होता था उसका एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, इंपॉर्टेंट पोर्ट था। डच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स बिगेन यूजिंग द पोर्ट फ्रॉम द अर्ली 17th सेंचुरी। डच और इंग्लिश दोनों का ट्रेडिंग शिप जो है यहाँ पे 17th सेंचुरी का स्टार्टिंग से ही यूज करना, मतलब कि यहाँ पे ट्रेडिंग करना चालू किया। इट इंपॉर्टेंस डिक्लाइन इन 18th सेंचुरी। हालांकि इसका जो इंपॉर्टेंस है 18th सेंचुरी में थोड़ा सा कम हो गया था। दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन 2 इंडस्ट्रीज, नेमली टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील। तो क्या करें, इस चैप्टर में हम लोग को बताया गया, हम लोग को ये पढ़ना है कि इंडिया में क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज मतलब इंडिया में क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज किस तरीके था ब्रिटिश रूल के समय। और खास करके दो रूल को यहाँ पे देखा जाएगा, दो इंडस्ट्री को देखा जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन और स्टील इंडस्ट्री। वो दिस इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आजकल के ज़माने में जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उसके लिए दोनों इंडस्ट्री काफ़ी क्रूशियल थे। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। क्या करेगा, मशीन की मदद से जो प्रोडक्शन होता था कॉटन का, इसे ब्रिटेन जो है फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन बना, मतलब कि अग्रणी नेशन बना इंडस्ट्रियल सेक्टर में 19th सेंचुरी में। बट व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम द 1850s, ब्रिटेन केम टू नोन एज वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। और साथ ही जब आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी ब्रिटेन में मतलब कि वहाँ पे स्टार्ट हुआ, ग्रो करने लगा 1850 के आसपास, तो ब्रिटेन को दुनिया का वर्कशॉप बोला जाने लगा, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड उसको कहा जाने लगा। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो क्या करा कि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इसका क्लोज कनेक्शन है इंडिया का कॉन्क्वेस्ट को, इंडिया के कॉलोनाइजेशन को। ठीक है, इसको हम लोग चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े थे किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे अपने ट्रेड को, यहाँ को मतलब कि ट्रेड लेड ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी किया। कहने का मतलब कि यहाँ जो है अपने वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से यहाँ फसल उगवाया, यहाँ जो कुछ भी किया। इन द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग टू इंग्लैंड एंड यूरोप, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू इट सेल। क्या करें कि 18वीं शताब्दी के लास्ट में कंपनी जो है इंडिया से सामान खरीद रही थी, उसको एक्सपोर्ट कर रही थी इंग्लैंड में, यूरोप में, जिस पे उसको हाई प्रॉफिट, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था उसके बेचने से। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगन टू सी इंडिया द भास्ट मार्केट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने के कारण ब्रिटिश जो है इंडिया को एक मार्केट के रूप में यूज करने लगे अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड फ्रॉम ब्रिटेन बिगन फ्लोइंग इंडिया। और यहाँ से कच्चा माल वहाँ जाता था, रॉ मटेरियल जाता था, वहाँ से बना बनाया प्रोडक्ट यहाँ पे आने लगा। हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। तो ये जो है इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया। ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कितना ज़्यादा इफेक्ट किया उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे है इंडियन टेक्सटाइल एंड वर्ल्ड मार्केट। तो पहले यहाँ पे पढ़ना है कि इंडियन टेक्सटाइल का वर्ल्ड मार्केट में उस समय क्या सिचुएशन था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। कि लेटेस्ट लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। पहले हम लोग टेक्सटाइल प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कन्क्वेट बंगाल, इंडिया वाज फार बाय द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। क्या करें, जब ब्रिटिश लोग 1750 के आसपास बंगाल में नहीं आए थे, मतलब कि आए थे लेकिन कन्क्वेस्ट यहाँ के राजा नहीं बने थे, यहाँ बस व्यापारी के रूप में थे, तो उस समय जो है 1750 के आसपास दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का बंगाल। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग में रिनोड बोथ द फाइन क्वालिटी एंड एक्सक्यूट क्राफ्टमैनशिप। तो इंडिया का जो कॉटन था उस समय का, इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो जाना जाता था अपने फाइन क्वालिटी के लिए, और उस पर जो कढ़ाई किया जाता था, क्राफ्टमैनशिप किया जाता, क्राफ्टमैन वहाँ पे किया जाता था उसके लिए। दे वे एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया। क्या करें कि उसको ट्रेड किया जाता था साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे जावा, सुमात्रा, पेनांग में, एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। 16वीं शताब्दी से, फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो थे उसको इंडिया से बाई करने लगे और यूरोप में बेचने लगे। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वीवर इज प्रिजर्व्ड इन द मैनी वर्ड्स स्टिल करेंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज। क्या कह रहा है कि इसका जो मेमोरी है, कितना ज़्यादा ट्रेड था उस समय, ठीक है, और कितना अच्छा क्राफ्ट वहाँ पे लोग थे, मतलब कि यहाँ के लोग कितने अच्छे क्राफ्टर थे। ठीक है, इंडियन वीवर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया गया और इसको कई लैंग्वेज में लिखा गया है, कई देशों में आपको इसके बारे में मिल जाएगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड एंड सी व्हाट दे टेल अस। तो ऐसा उनके बारे में जानना, मतलब कि इंडियन टेक्सटाइल की तारीफ के बारे में पढ़ना हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पटोला, यहाँ पे पटोला भी यहाँ पे, मतलब पटोला किस तरीके से बुना गया था, 19th सेंचुरी का है। पटोला वाज वुमेन इन सूरत। पटोला जो है वुमेन मतलब कि सूरत में बुना जाता था, अहमदाबाद में और पाटन में गुजरात में है। हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया। तो इसको इंडोनेशिया में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। इट बिकेम पार्ट ऑफ लोकल वीविंग ट्रेडिशन देयर। और इंडोनेशिया में भी इसको धीरे धीरे बुना जाने लगा जब इसको ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू मिलने लगा।
नेक्स्ट है वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री, तो जो हम शब्द हैं उस समय के वो हम लोग की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। The European traders first encountered the fine cotton cloth from India carried by Arab merchants in the Mosul in the present day Iraq। तो इराक में आज जो मोसुल सिटी है, पहले अरब ट्रेडर्स इंडिया से जो है मोसुल ले जाते थे, फिर मोसुल से अंग्रेज लोग खरीदते थे अरब से। सो दे बिगन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वुमेन टेक्सटाइल एज मुस्लिन, इसलिए जो मोसुल से खरीदने के कारण जो अच्छा टेक्सटाइल होता था उसको मुस्लिन बोलने लगे उन लोग, ठीक है। और डैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी, ठीक है। When the Portuguese came to India in the search of spices, they landed in the Calicut on the Kerala coast and southwest India। जब पुर्तगीज लोग है मसाला के खोज में, मतलब कि मसाला के खोज में इंडिया को खोजे, तो कैलिकट आए पहली बार, केरला में आए, कैलिकट में साउथ वेस्ट इंडिया में जो केरला के पास है। द कॉटन टेक्सटाइल विच टेक प्लेस बैक टू यूरोप विद द स्पाइसेस केम टू बी कॉल्ड कैलिको। तो क्या करें कि कॉटन टेक्सटाइल जो यूरोप में जाने लगा स्पाइस के साथ, तो उसको जो है कैलिको कहना है। कैलिको क्यों कहा, क्योंकि कैलिकट से वर्ड बनाया कैलिको, जैसे मोसुल से मोसुलिन बन गया ना, उस तरीके से। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर द कॉटन टेक्सटाइल, और कैलिको जो है वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल का दूसरा नाम हो गया। देयर आर मैनी अदर वर्ड्स व्हिच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। उसी तरह से और भी कई यहाँ पे वर्ड है वेस्टर्न मार्केट में यूज़ किए जाते थे, जो इंडियन शहर के नाम पे इस तरीके से डिराइव किए गए, इंडियन वर्ड से यूज़ किए गए, ठीक है। फिगर 3 इसमें आगे एक फिगर मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं कि यू कैन सी अ पेज ऑफ ऑर्डर बुक दैट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट टू रिप्रेजेंटेटिव्स इन कलकत्ता इन 1730 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑर्डर बुक यहाँ पे है, जिसमें आप डिफरेंट टेक्सटाइल के नाम जान सकते हैं। द ऑर्डर दैट ईयर वाज फॉर 5,89,000 पीस ऑफ क्लॉथ। उस साल 1730 में जो है 5,89,000 क्लॉथ के लिए यहाँ पे ऑर्डर था। ब्राउजिंग देम द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन अ लिस्ट ऑफ 98 वैरायटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ। क्या कह रहा है कि ऑर्डर बुक को अच्छे से देखा जाए तो 98 वैरायटी के कॉटन और सिल्क क्लॉथ इंडिया में थे। दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन यूरोपियन ट्रेड एंड पीसेज गुड्स यूजुअली वुमेन क्लॉथ दैट आर 20 यार्ड्स लॉन्ग एंड 1 यार्ड वाइड। क्या कह रहा है कि जो पीस होता था कपड़ा का 20 यार्ड लंबा और 1 यार्ड चौड़ा हुआ करता था। यहाँ पे वही इस ऑर्डर बुक का बात किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट नाम, हालांकि क्लियरली यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन मोटा मोटी आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द पेज फ्रॉम एन ऑर्डर बुक ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1730, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिस हाउ ईच आइटम द ऑर्डर बुक वाज केयरफुली प्राइस्ड इन लंदन। तो लंदन में किस तरीके से प्राइस किया था उसके यहाँ पे दिखाया गया। दिस ऑर्डर हैव टू बी प्लेस्ड 2 ईयर इन एडवांस बिकॉज दिस वाज द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड ऑर्डर टू इंडिया। तो क्या करा है कि ऑर्डर को 2 साल लग जाता था इंडिया से वहाँ पहुँचने में, क्योंकि ऑर्डर आता था उसके बाद यहाँ बनता था, फिर यहाँ से इंडिया लंदन भेजा जाता था, ठीक है। वंस द क्लॉथ प्राइस अराइव्ड इन लंदन दे वर पुट अप फॉर ऑक्शन एंड सोल्ड। क्या करें, जब एक बार कपड़ा जो है, कपड़ा का पीस जो है लंदन में पहुंच जाता था तो उसको बाद फिर वहाँ ऑक्शन लगा के उसको बेचा जाता था। इतना यहाँ के कपड़ा का डिमांड था वहाँ। नाउ लुक एट द नेम ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉटन इन द बुक। क्या है कि इस बुक में डिफरेंट वेराइटी के कॉटन के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे चिंत जी कॉटन है, ठीक है। उसके बाद कॉसेज, एक खासा जिसको पढ़ते हैं। एक नेक्स्ट है बंधना, जिसको बंधनी कपड़ा भी हम लोग बोलते हैं, गुजरात से आता है। तो डोंट नो वेयर द इंग्लिश वर्ड चिंत कम फ्रॉम, इट डिराइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंत, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड जो चिंत जो है यहाँ जेड लग गया, वो हिंदी के वर्ड छिंत से आता है। अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लायरी डिजाइन। तो जो छींट हम लोग बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, छींट। तो इंग्लिश हिंदी वर्ड जो छींट है, हिंदी का वर्ड, उसी से जो है छींट जो यहाँ पे जो लोग प्रोनाउंस करता था। तो क्या होता था कि इस पर छीट जो कपड़ा आज भी हम लोग जैसे जिस पे डिफरेंट ऐसे बनाया जाता है कपड़ा, उसको हम लोग छीट बोलते हैं। टू डिराइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड छीट, क्लॉथ विद अ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन, है ना, एक छोटा एक कपड़ा जिस पे छोटे छोटे फूल का डिजाइन बनाया रहता था। फ्रॉम द 1680 देयर स्टार्टेड अ क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड। 1680 के आसपास से इंडियन कॉटन के लिए इंग्लैंड में क्रेज बन गया था प्रिंटेड कपड़ा को पहनने का। एंड यूरोपियन मेनली देयर एक्सवाइड फ्लोरल डिजाइन, फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चिपनेस। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हर्सल वोर क्लॉथ ऑफ इंडियन फैब्रिक। क्या करें, यहाँ तक कि वहाँ की महारानी भी इंडियन क्लॉथ पहनती थी। सिमिलरली द वर्ल्ड बंधना नाउ बिकम रेफर टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ ऑन द नेक ऑफ हेड। क्या करें, उसे से बंधना जो कपड़ा था ये रेफर किया जाना है कि एनी कोई भी ब्राइट कलर का कपड़ा, ठीक है, या फिर प्रिंटेड स्कार्फ जिसको गर्दन या फिर हेड पे सर पे पहना जाता था। और यदि टर्म डिराइव फ्रॉम द वर्ड बंधा। क्या करें, ओरिजिनली जो वर्ड जो है बंधना से आया है। बंधना यानी कि टाइंग जो है, तो मतलब बांधना जिसको बोल सकते हैं, वहाँ से वर्ड आया। रेफर टू वेराइटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ, और मेनली ब्राइटली कलर्ड मतलब जो चमकदार कपड़ा होता था उसके लिए यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बंधनी कपड़ा का फोटो है, सॉरी ये छीट का फोटो है। प्रिंटेड डिजाइन ऑन द फाइन क्लॉथ, छीट प्रोड्यूस्ड मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश मिड 19th सेंचुरी। तो मिड 19th सेंचुरी में जो है इस तरीके का कपड़ा, इसको छीट बोला गया। उसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं तो जमदानी वीव है, जमदानी कपड़ा इसको बोलते हैं, इस तरह का जो होता है। इज अ फाइन मुस्लिन ऑन द विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वुवन ऑन द लूम। क्या करें कि एक फाइन मुस्लिन कपड़ा होता है जहाँ पे डिफरेंट मोटिव्स यानी डिफरेंट पिक्चर यहाँ पे बनाए जाते हैं, टिपिकली इन द ग्रे एंड व्हाइट। ऑफन मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड वाज यूज। क्या करें कि इसको बनाने में अधिकांशतः कॉटन और गोल्ड का धागा यूज किया जाता था इन द क्लॉथ पिक्चर। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ जमदानी वीवर्स वेयर ढाका इन बंगाल, जो आज बांग्लादेश में चला गया, उसका कैपिटल और लखनऊ, ठीक है। तो जमदानी कपड़ा अधिकांशतः ढाका और लखनऊ में बुना जाता था।
यहाँ पे छीट कपड़ा के बारे में, यहाँ पे जो है बंधना कपड़ा यहाँ पे है इस तरीके का, ठीक है। तो कह रहा है नोटिस द लाइन रन्स थ्रू द मिडिल, बीच में एक लाइन यहाँ पे जाता है। डू यू नो भाई क्यों? तो इन दिस ओढ़नी टू टाई एंड डाई सिल्क पीस आर सिम टुगेदर विच गोल्ड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। क्या करे कि ये जो ओढ़नी है एक तरह का जिसमें सोना का धागा इसके बीच से पास कराया गया। बंधना पैटर्न्स पर मोस्टली प्रोड्यूस राजस्थान एंड गुजरात। तो ये कपड़ा आज अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में यहाँ पे बनाया जाता है। देयर वेर ओल्डर क्लोथ्स इन ऑर्डर बुक दैट वेर नोटेड। क्या करें और भी कई तरह के क्लोथ थे ऑर्डर बुक में, ठीक है। जैसे यहाँ पे जगह के नाम पे जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, छारपुर। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सच वर्ड शोज द हाउ इंडियन टेक्सटाइल हैड बिकम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। क्या करें कि इस वर्ड का इतने वाइड स्प्रेड यूज करना, इससे पता चलता है कि इंडियन टेक्सटाइल का दुनिया में क्या डिमांड रहा होगा उस समय। इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट बाय द अर्ली 18th सेंचुरी worried by the popularity of Indian textile, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile। क्या कहते थे इंग्लैंड में जो कॉटन टेक्सटाइल बनाने वाले थे, ठीक है, सिल्क मेकर थे, इंग्लैंड के जो सिल्क मेकर थे, वूल मेकर थे, इंडियन टेक्सटाइल का जो इतना पॉपुलर डिमांड बढ़ रहा था तो इसके कारण इंग्लैंड में लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि जब इंडिया से कपड़ा इतना आकर के बिक रहा है तो हम लोग अपना कपड़ा कैसे बेचेंगे, है ना। तो इन 1720 ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड अ लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड टेक्सटाइल शीट इन इंग्लैंड। क्या करे तो 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ का जो गवर्नमेंट था, ब्रिटिश का पार्लियामेंट था, उसके द्वारा एक लॉ इनेक्ट किया गया, एक लेजिस्लेशन लाया गया, कानून लाया गया, जिसमें बताया गया कि जो छीट कपड़ा पहनना इंग्लैंड में बैन हो गया। इंटरनेशनली दिस नोन एज द कैलिको एक्ट, और इस एक्ट को कैलिको एक्ट नाम रखा गया, ठीक है। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिगेन टू डेवलप इन इंग्लैंड। और इस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंग्लैंड में डेवलप हो रहा था। अनेबल टू कम्पीट विथ इंडियन मार्केट, इंग्लिश प्रोड्यूसर वांटेड सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो क्या करा है कि कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे इंडियन टेक्सटाइल से वो लोग, ठीक है। ब्रिटिश लोग जो है इंडियन टेक्सटाइल से कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, इस कारण उन्हें चाहते थे कि उनके कंट्री में जो है ब्रिटिश टेरिटरी में इंडियन कपड़ा आए ही नहीं, मतलब उनका जो वहाँ पे था वहाँ पे ब्रिटिश का कपड़ा इंग्लैंड मतलब इंडियन कपड़ा आए ही नहीं। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंदर जो है वहाँ पहली बार जो कपड़ा बनाया जाने लगा उसको कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री हुआ। इंडियन डिजाइन पर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड। तो इंडियन डिजाइन जो थे अब इंग्लैंड में उसको प्रिंट किया जाने लगा व्हाइट मुस्लिम कपड़ा पे, ठीक है, जो इंडिया से ही लाए जाते थे। यहाँ से अनब्लीच्ड यानी कि वाइट कपड़ा होते थे, ठीक है, अनब्लीच्ड होते थे, मतलब कि जिसपे कोई ब्लीचिंग यानी कि रंगा नहीं जाता था। द कंपटीशन विथ इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड टू सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। और इंडियन टेक्सटाइल से कंपटीशन करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन किया। इन 1764 द स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जॉन केई व्हिच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। क्या करें कि यह स्पिनिंग जेनी डिस्कवर किया गया था जॉन काई के द्वारा, ठीक है, जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी बढ़ा वहाँ पे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 रिवलाइज कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। कह रहे कॉटन टेक्सटाइल के वीविंग को स्टीम इंजन के मतलब कि जब खोज हुआ वहाँ पे तो उसके कारण और ज़्यादा उसको प्रोडक्शन बढ़ा। क्लॉथ कुड नाउ वुवन इन इमेंस क्वांटिटी एंड चीपली टू। तो कपड़ा काफ़ी बड़े क्वांटिटी में बुना जाने लगा और काफ़ी सस्ता मिलने लगा वहाँ पे। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट द वर्ल्ड ट्रेड। क्या करें कि हालांकि उस समय तक जो है इंडियन टेक्सटाइल जो थे डोमिनेट कर रहे थे दुनिया में टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत तक। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी द डच, फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड। और इस ट्रेड से यूरोपियन के जो ट्रेडिंग कंपनी थे, डच हो या फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, सब काफ़ी फायदा कमा रहे थे। दिस कंपनी परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर। वहाँ से सिल्वर ला करके यहाँ से कपड़ा खरीदते थे। बट एज यू नो व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड पॉलिटिकल पावर इन इंग्लैंड इन बंगाल इट नो लॉन्गर है टू इम्पोर्ट प्रीसियस मेटल टू बाय इंडियन गुड। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे चैप्टर 2 में ही कि इंग्लिश इंडिया कंपनी को जो पॉलिटिकल पावर मिला बंगाल में तो उसको अब कोई प्रीसियस मेटल जैसे गोल्ड सिल्वर नहीं लाना पड़ा। इंडस्ट्रीड द कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स एंड जमींदार इन इंडिया एंड यूज दिस रेवेन्यू टू इंडियन टेक्सटाइल। तो क्या करें कि अब क्या करते थे वे लोग कि जमींदार से या किसान से जो रेवेन्यू लेते थे उसी से अब इंडियन टेक्सटाइल खरीदने लगे। यहाँ पे स्पिनिंग जेनी के बारे में बताया कि मशीन बाय व्हिच अ सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल ऑन टू थ्रेड बाय स्पन। क्या करें कि एक मशीन पे मतलब कि एक ही वर्कर जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में धागा वहाँ पे बुन पाता था। बट व्हेन द व्हील वाज टर्न्ड ऑल द स्पिंडल रोटेटेड, ठीक है। आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया है डच सेटलमेंट का सी व्यू ऑफ द डच सेटलमेंट कोची केरला का एक जगह है 17th सेंचुरी में। एज यूरोपियन ट्रेड एक्सपेंडेड ट्रेडिंग सेटलमेंट वेर एस्टेब्लिश्ड एट वेरियस पोर्ट द डच सेटलमेंट कोची केम इन द 17th सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डच सेटलमेंट है केरला में। आज भी आपको ये सब मिलेगा केरला में जाइएगा तो। नेक्स्ट है कि वेयर वर द मेजर सेंटर ऑफ वीविंग इन द लेट 18th सेंचुरी। तो लेट 18th सेंचुरी में इंडिया में कहाँ कहाँ वीविंग सेंटर था, मेन वीविंग सेंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप के सहारे 1500 से 1750 का यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। जहाँ पे स्टार वाला साइन है तो वहाँ पे प्लेन वाइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे प्लेन वाइट नेगापट्टनम में बुना जाता था। उसके बाद फिर ये वाला साइन है वहाँ पे चेक और स्ट्राइप, तो चेक कपड़ा जो होता है ना कि ऐसे ऐसे बनाया जाता है कपड़ा के ऊपर डिजाइन, आज भी मिलता है, तो यहाँ पे ऐसे बुना जाता था। यहाँ पे सिल्क कपड़ा भी बुना जाता था, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे छीट वाला कपड़ा बुना जाता था, मद्रास में आप देख सकते हैं। ट्रायंगल जहाँ पे वहाँ पे सिल्क कपड़ा बनता था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कलकत्ता की बात किया जाए तो कलकत्ता में लगभग सारे तरह का कपड़ा है। ढाका में देखिए, यहाँ पे पटना में भी है, बनारस में भी है सिल्क कपड़ा। बनारस का सिल्क आज भी काफ़ी फेमस है, बनारसी साड़ी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसे सब इंडिया ही है, लाहौर, फिर दिल्ली यहाँ पे है, सरहिंद, उसके बाद जयपुर, ये सब हर जगह यहाँ पे कपड़ा बुना जाता था। पाटन जो गुजरात का हिस्सा था, अहमदाबाद, सूरत यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद बुरहानपुर, तो आप हर जगह यहाँ पे देख सकते हैं कपड़ा कहाँ कहाँ बुना जाता था। यहाँ पे है कि इफ़ यू लुक एट द मैप यू विल नोटिस द टेक्सटाइल प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेटेड इन 4 रीजन। क्या कर रहा है कि यदि नोटिस करें मैप को क्लियरली, तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन 4 रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड था अर्ली 19th सेंचुरी में। बंगाल वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर, बंगाल जिसमें एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, लोकेटेड अलोंग द न्यूमरस रिवर्स इन द डेल्टा, जहाँ पे कई नदियाँ थी। द प्रोडक्शन सेंटर इन बंगाल को इजीली ट्रांसपोर्ट गुड टू डिस्टेंस प्लेसेस, तो नदी होने के कारण क्या होता था कि वहाँ से जो प्रोडक्शन है डिस्टेंस प्लेस पे आसानी से भेजा जा सकता था डिफरेंट जगह पे। डू नॉट फॉरगेट इट इन द अर्ली 19th सेंचुरी रेलवे हैड नॉट डेवलप्ड। क्या करें कि उस समय रेलवे डेवलप नहीं हुआ था, रोड भी उस समय उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो नदी के सहारे ही वहाँ पे जो भी होता था बिजनेस होता था। ढाका इन ईस्टर्न बंगाल नाउ बांग्लादेश वाज द फॉरमोस्ट टेक्सटाइल सेंटर इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में ढाका काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था जहाँ से कपड़ा बुना जाता था। इट वॉज फेमस फॉर मलमल एंड जमदानी विभिंग, तो जमदानी का विभिंग कहाँ कहाँ का होता था, तो ढाका में होता था और लखनऊ में होता था। तो मलमल कपड़ा के लिए और जमदानी कपड़ा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इफ यू लुक एट द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन द मैप यू विल सी अ सेकंड क्लस्टर ऑफ कॉटन विभिंग टेक्सटाइल। तो क्या करा है कि कॉटन विभिंग सेंटर का जो सेकंड क्लस्टर था साउदर्न इंडिया में था, अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट स्टेडियम मद्रास टू नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, तो मद्रास से लेकर नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश तक। वहीं वेस्टर्न कोस्ट की बात किया जाए तो गुजरात में काफ़ी ज़्यादा विभिंग सेंटर था। नेक्स्ट है हु वर द बीवर्स, बीवर आखिर थे कौन, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेंटी बीवर्स ऑफ बंगाल पेंटेड बाई बेल्गैन पेंटर्स सोलविंस इन 1790। तो एक पेंटिंग है यहाँ पे बीवर्स को दिखा रहा है, ठीक है। तो टेंटी बीवर उसको बोलते हैं जो पीटलूम में वर्क कर देते हैं ना, डेट वर्क इन द पीटलूम। नेक्स्ट है कि बीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटी दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग, तो बीवर ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जो स्पेशलाइज्ड होते थे वीविंग के लिए, उनका काम ही वही होता था। देयर स्किल्स वे आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट। क्या करें कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक उनको पास किया जाता था, ये जो क्या बोलते हैं जो कला होता था। द टांटी बीवर्स ऑफ बंगाल, द जुलाहा और मोमिन्स बीवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेल एंड काइकोलर एंड देवांग ऑफ साउथ इंडिया, सम ऑफ द कम्युनिटी फेमस फॉर वीविंग। तो क्या करें कि ये सब कम्युनिटी जो है वीविंग के लिए काफ़ी फेमस थे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, अ वर्क डन बाय मोस्टली बाय मेन। क्या करें कि प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेज था, उसको बोलते थे स्पाइनिंग या स्पिनिंग, जिसको जो मेनली वीमेन के द्वारा किया जाता था। ये वाला काम जो है मेनली वीमेन के द्वारा किया जाता था। द चरखा एंड द टकली वेयर हाउस होल्ड स्पाइनिंग इंस्ट्रूमेंट, घर में जो वीविंग इंस्ट्रूमेंट होता था स्पिनिंग करने का, चरखा था, टकली था। द थ्रेड वाज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द टकली। क्या करा कि थ्रेड को स्पन किया था चरखा पे, उसको टकली पे रोल किया जाता था। बट व्हेन द स्पिनिंग वाज ओवर द थ्रेड वाज वुवन इनटू क्लॉथ बाय द बीवर। फिर क्या करा कि जब धागा बन जाता था तो उसको कपड़ा बनाया जाता था बीवर के द्वारा। इन मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वाज टास्क डन बाय मेन, अधिकांशतः कम्युनिटी में वीविंग जो है आदमी के द्वारा कराया जाता था। फॉर कलर टेक्सटाइल द थ्रेड वाज डाइड बाय द डायर। क्या करा कि जिसको रंगरेज बोलते थे, तो रंगरेज से उसको रंगवाया जाता था। फॉर द प्रिंटेड क्लॉथ द बीवर्स नीडेड टू हेल्प स्पेशलाइज्ड ब्लॉक प्रिंटर नोन एज छिपी गाज। तो क्या है कि यदि प्रिंटिंग करवाना हो तो उसके लिए एक ब्लॉक प्रिंटर होता था, लकड़ी का ब्लॉक रखे रहता था, मुहर जैसे मारा जाता है ना, उस तरीके का प्रिंटिंग वो करता था, जिसको छिपीगार बोलते थे। हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लिवलीहुड फॉर $1 million। कहते हैं हैंडलूम जो था एक कई लोगों के लिए एक बिजनेस प्रोवाइड कराता था। हैंडलूम जो होता था कई लोगों के लिए बिजनेस प्रोवाइड कराता था, ठीक है। नेक्स्ट है द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन द सेवरल वे। तो इंडियन जो कॉटन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ ब्रिटेन में, उससे इंडियन टेक्सटाइल को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ। कैसे, तो पहली बात तो कि इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। यूरोपियन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल को ब्रिटिश के साथ कंपटीशन करना पड़ा। सेकंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड आल्सो बिकेम इनक्रेडिबली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज वेर इम्पोज इन इंडियन टेक्सटाइल इंपोर्टेड इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में किसी कपड़ा को तो बैन कर दिया गया था, जो बैन नहीं था उस पर काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी लगा दिया था, टैरिफ लगा दिया गया था, जिसके कारण से इंडियन कपड़ा वहाँ पर महंगा हो गया था। By the beginning of 19th century, English made cotton textile successfully outside Indian goods from their traditional market in Africa। क्या कह रहा है कि इंडियन गुड्स को जो है अफ्रीका के मार्केट से बाहर कर दिया गया, किसके द्वारा, तो इंग्लिश मैन के द्वारा। मतलब कि इंग्लिश जो है यूरोपियन लोग थे एक्सपोर्ट करने लगे अफ्रीका में, और अब अफ्रीका में भी
अंग्रेज का शासन था, है ना, तो वहाँ पे भी हालांकि इंडियन कपड़ा बिकता था, लेकिन अब वहाँ नहीं बिकने लगा। अमेरिका एंड यूरोप सब जगह। थाउजेंड ऑफ वीवर इन इंडिया वेर नाउ थ्रोन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अधिकांशतः वीवर जो थे वो बेरोजगार हो गए। बंगाल वीवर से तो वर्स्ट हिट, सबसे ज़्यादा खराब स्थिति बंगाल के वीवर को हुआ। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स, जो यूरोपियन कंपनी थे, डच हो गए या फिर फ्रेंच हो गए और अंग्रेज भी हो गए, ये सब कपड़ा अब नहीं खरीदते थे और उनके जो एजेंट थे वो भी अब यहाँ पे अधिकांशतः प्रॉफिट नहीं दे पाते थे। ठीक है, यहाँ पे औरांग कोई वर्ड आया था, अभी तक तो नहीं मिला है, हो सकता है कि आगे मिले। ठीक है, क्या होता था कि पर्शियन टीम फॉर अ वेयर हाउस, अ प्लेस वेयर गुड्स बीइंग कलेक्टेड बीइंग सोल्ड। क्या करें कि एक पर्शियन टर्म है वेयर हाउस के लिए, जो हम लोग गोदाम बोलते हैं, उसको फारसी में औरांग बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि गोदाम क्या होता है कि जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है सामान को बेचने के पहले, ठीक है, या फिर वर्कशॉप को भी गोदाम बोल सकते हैं, तो उसको फारसी में औरांग कहा जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आया था। नेक्स्ट, बी मस्ट स्टार फॉर फूड, जैसे यहाँ पे एक सोर्स दिया गया है कि किस आधार पे इसको बात को बोला गया है। तो इन 1823 द कंपनी गवर्नमेंट इन इंडिया रिसीव्ड अ पिटीशन ऑफ 12,000 वीवर स्टेटिंग। क्या करें कि 12,000 वीवर लोग जो है एक पिटीशन दिए कंपनी गवर्नमेंट को। पिटीशन यानी कि लोग मिल करके गए कंपनी गवर्नमेंट के पास, बोले कि आवर एंसेस्टर एंड वी यूज्ड टू रिसीव्ड एडवांसेज फ्रॉम द कंपनी एंड मेंटेन आवर सेल्स एंड आवर रिस्पेक्टिव फैमिलीज वीविंग कंपनी सुपीरियर असॉर्टमेंट्स। क्या कह रहा है कि उनके एंसेस्टर माने वीवर लोग बोल रहे हैं कि उनके पूर्वज और वो लोग भी अभी तक कंपनी से एडवांस पाते थे और उससे अपना घर खर्ची चलाते थे, अब बदले में कंपनी के लिए कपड़ा बुनते थे। ओइंग टू आवर मिसफॉर्चून द औरांग्स हैव बीन एबोलिश्ड एवर सिंस बिकॉज ऑफ हीच एंड आवर फैमिली डिस्ट्रेस्ड फॉर वांट ऑफ मीन्स ऑफ लिवलीहुड। तो क्या कह रहा है कि मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्यवश जो है उनका जो गोदाम है अब बंद हो चुका है क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमको दूसरा तरीका दिखाई दिया जाए, मतलब लिवलीहुड का कोई दूसरा साधन दिया जाए। वी आर वीवर्स एंड डू नॉट नो एनी अदर बट बिजनेस, हम लोग वीवर हैं, कपड़ा बुनते हैं और कोई दूसरा बिजनेस जानते भी नहीं है। वी मस्ट स्टार फॉर फूड, हम लोग जो है भूख के लिए मर रहे हैं। इफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड डू नॉट कास्ट अ लुक ऑफ काइंडनेस टुवर्ड एस एंड गिव ऑर्डर टू फॉर क्लोज, ये कह रहा है कि यदि जो है कंपनी का बोर्ड जो है हम लोग को कोई ऑर्डर नहीं देता या फिर हम लोग की तरफ कोई दया नहीं दिखाता तो हम लोग भूख से मर जाएंगे, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट है प्लीज पब्लिश दिस इन योर पेपर। तो एक और यहाँ पे दिया गया है कि वन विडोड स्पाइनर, मतलब कि एक विधवा स्पाइनर थी, 1828 में बंगाली न्यूज़पेपर में चिट्ठी लिखती है, समाचार दर्पण बंगाली न्यूज़पेपर था, उसमें लिखती है कि टू द एडिटर, है ना, एडिटर को चिट्ठी लिखते हैं कि आई एम स्पाइनर, मैं कपड़ा बुनती थी। आफ्टर हैविंग सफर्ड अ ग्रेट डील आई एम राइटिंग दिस लेटर, प्लीज पब्लिश दिस इन पेपर, मतलब कि रिक्वेस्ट करती है अपने, मतलब कि इससे जो न्यूज़पेपर के एडिटर है उससे कि जरूर आप इसको अपने पेपर में छापें। भेन माई एज 22 आई बिकेम अ विडो, जब वो 22 साल की थी तभी वो विडो बन गई और उसकी 3 बेटी भी थी। माई हस्बैंड लेफ्ट नथिंग एट द टाइम ऑफ डेथ, आई सोल्ड माई ज्वेलरी फॉर द श्राद्ध सेरेमनी। क्या कह रहा है कि जो श्राद्ध सेरेमनी होता है मरने के बाद उसके लिए गहना बेचना पड़ा। When we were on the verge of starvation, God showed me a way by which we could save ourselves। क्या करें कि जब वो भूख मरने की नौबत में आ गई थी तो भगवान उसको एक रास्ता दिखाया जिससे जो है चरखा खरीदी। इट बिगेन टू स्पिन टकली एंड चरखा, है ना, चरखा खरीदी और उस पर कपड़ा बुनने लगी। द वीवर्स यूज्ड टू विजिट अवर हाउसेज एंड बाय द चरखा यार्न एट 3 तोला पर रुपये। क्या करें कि 3 तोला 3 किलो जो है धागा के बदले 1 रुपया देता था, है ना, वीवर्स उसके घर से आके ले जाता था। व्हाट एवर अमाउंट ऑफ वांटेड एज एडवांस फ्रॉम द वीवर्स आई कुड गोड फिर आस्किंग, कह रहा है कि जो भी उसको अमाउंट चाहिए था एडवांस में मांगने पर उसको मिल जाता था। दे सेव्ड अस फ्रॉम केयर्स अबाउट फूड एंड क्लॉथ, इसके कारण उसको कपड़ा मतलब घर का खर्चा चल जा रहा था। इन फ्यू ईयर्स आई गोट टुगेदर ₹28 का कुछ सालों में 28 रुपये वो जमा की। विद दिस आई मैरिड 1 डॉटर, इससे वो एक बेटी की शादी कर दी। एंड इन द सेम वे 3 डॉटर, इसी तरीके से पैसा जमा करके बाकी सारे डॉटर की शादी कर दी। नाउ फॉर 3 ईयर्स वी 2 वुमेन मदर इन लैंड मी आर इन द वांट ऑफ फूड। क्या कह रहा है कि पिछले 3 साल से 2 औरत, मतलब वो और उनकी सासू माँ जो थी, है ना, फूड की खोज में है, आर इन द वांट ऑफ फूड। द वीवर डू नॉट कॉल एट द हाउस फॉर बाइंग यार्न, वीवर जो है अब घर पे यार्न खरीदने धागा खरीदने आता ही नहीं है। नॉट ओनली दिस द यार्न इज सेंट टू मार्केट इज स्टिल नॉट सोल्ड इवन 1/4 ऑफ द ओल्ड प्राइस। क्या करें कि धागा लेकर बाजार जाते भी हैं तो वहाँ पे बिकता नहीं है, यहाँ तक कि पहले के 1/4 प्राइस पे भी नहीं बिकता है। आई डू नॉट नो व्हाट इट हैपेंड, क्या करें कि हम नहीं जानते कि हो गया कैसे, है ना, कैसे हो गया। आई आस्क्ड मैनी अबाउट इट, दे सेड दैट बिलाती 2 यार्न इज बीइंग इंपॉर्टेंट लार्ज स्केल। क्या कह रहा है कि बहुत लोग से पूछने पे वो बताते हैं कि बिलायती से यार्न आ रहा है ना, बिलायत कहने मतलब अंग्रेज से, इंग्लैंड से बिलायत से यार्न आ रहा है जो काफ़ी सस्ता है और इंपोर्ट किया जा रहा है। द वीवर्स बाई दैट यार्न एंड वीव, पीपल कैन नॉट यूज द क्लॉथ ऑफ दिस यार्न इवन 2 months इट रोट्स अवे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो पीछे में क्या था यहाँ पे कि देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गेव आउट एडवांस टू द वीवर्स, अब उनके एजेंट जो थे, जो यूरोपियन कंपनी के जो एजेंट थे, अब वीवर्स को कोई ज़्यादा पैसा नहीं देते थे, एडवांस नहीं दे रहे थे। डिस्ट्रेस्ड वीवर रोड पिटीशन टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम, तो जो डिस्ट्रेस्ड मतलब कि जो वीवर थे वो डिस्ट्रेस में होकर के पिटीशन लिखे गवर्नमेंट को मदद के लिए।
बट वर्स वॉज स्टिल टू कम, लेकिन अभी बुरा वक्त अभी और आने वाला था, अभी बुरा वक्त आया नहीं था, ये तो शुरुआत था। बाय द 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट। 1830 आते थे ब्रिटिश से बना हुआ क्लॉथ, वहाँ का मशीन का बना हुआ कपड़ा इंडियन मार्केट में पूरी तरह छा गया, जैसे इन चाइनीज मार्केट आज छाया हुआ है। इनफैक्ट बाय द 1882 थर्ड ऑफ द ऑल द कॉटन क्लॉथ्स बोर्न बाय इंडियन वेर मेड ऑफ प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। यहाँ तक कि 1880 आते आते इंडिया में जो भी कपड़ा था उसका डूबा था 3 हिस्सा जो है, मतलब उसका 60% के आसपास कपड़ा जो है ब्रिटेन से ही आया था। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स बट ऑल्सो स्पाइनर्स। तो इससे जो है वीवर्स को ही नहीं नुकसान हुआ बल्कि स्पाइनर्स को भी नुकसान हुआ। थाउजेंड ऑफ रूरल वीमेन हु मेड लिविंग बाय स्पिनिंग कॉटन थ्रेड वाज रेंडर जॉबलेस। क्या करें कि हजारों औरतें जो है जॉबलेस हो गई। हैंडलूम वीविंग डिडंट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। क्या करें कि हैंडलूम वीविंग जो कम्प्लीटली इंडिया में नहीं मरा। दिस वाज बिकम सम टाइम क्लॉथ कुड नॉट बी सप्लाइड मशीन। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कपड़ा जो है मशीन से बनाया नहीं जा सकता उस समय तक। हाउ कुड मशीन प्रोड्यूस साड़ी विथ इंट्रिकेट बॉर्डर और क्लॉथ विथ ट्रेडिशनल वुवन पैटर्न। क्या करें, जैसे साड़ी का प्रोडक्शन हो गया तो जो मशीन से नहीं किया जाता था। दिस वाज अ वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंग द रिच बट ऑल्सो अमंग द मिडिल क्लास। कह रहा साड़ी का डिमांड तो हर किसी को था, है ना, रिच के बीच में और मिडिल क्लास के बीच में। नॉट द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर ब्रिटेन प्रोड्यूस द वेरी कोर्स क्लॉथ यूज्ड बाय पुअर पीपल इन इंडिया। फिर क्या करें, जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे ब्रिटेन में, जो गरीब लोग यहाँ पहनते थे, जो लो क्वालिटी वाला कपड़ा पहनते थे, वो भी वो लोग नहीं प्रोड्यूस करते थे। तो इस कारण से हैंडलूम वाला जो था, मतलब कि कपड़ा बनाने वाला जो काम था वो नहीं रुका। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सोलापुर इन द वेस्टर्न इंडिया इन द मदुरा इन द साउथ इंडिया। क्या करेंगे, साउथ इंडिया मदुरई और सोलापुर जो मुंबई के पास है वेस्टर्न इंडिया में, उसके बारे में सुने होंगे। दिस टाउन इमर्ज इंपॉर्टेंट न्यू सेंटर फॉर वीविंग। तो कह रहा है कि वीविंग के लिए नए सेंटर के रूप में उभरे लेट 19th सेंचुरी में। लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी आस्क्ड पीपल टू बायकॉट इंपोर्टेड टेक्सटाइल एंड यूज हैंड स्पिन एंड हैंड वुवन क्लॉथ। क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा लोगों से रिक्वेस्ट किया गया कि इम्पोर्टेड टेक्सटाइल का बाइकआउट करे, विरोध करे, बाहर से जो कपड़ा आ रहा है, और यहाँ का हाथ से बुना कपड़ा पहने, खादी पहने। खादी ग्रेजुअली बिकॉल ऑफ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। खादी जो है राष्ट्रीयता का एक प्रतीक हो गया, मतलब राष्ट्रवाद का एक प्रतीक हो गया कि जो लोग खादी पहन रहे हो राष्ट्रवादी है। द चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड इट वाज पुट एट द सेंटर ऑफ ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड 1931। तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो झंडा था उसमें चरखा को बीच में रखा गया, जैसे आज जहाँ पे चक्र है वहाँ पे चरखा रखा गया, और चरखा जो है पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगा। व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स एंड स्पाइनर्स हु लॉस्ट देयर लिवलीहुड। क्या करें, तो फिर उन वीवर्स का क्या हुआ होगा, इमेजिन कीजिए, जो अपना मतलब कि लिवलीहुड कहने के बाद तो अपना जो रोजी रोटी जिनका छीन गया। मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चर लेबर। बहुत सारे वीवर जो थे एग्रीकल्चर लेबर बन गए। सब माइग्रेटेड टू सिटी इन सर्व वर्क। तो कुछ जो है काम की खोज में सिटी चले गए, और कुछ जो प्लांटेशन वर्क के रूप में अफ्रीका चले गए, साउथ अमेरिका चले गए। सम ऑफ दिस हैंडलूम वर्कर आल्सो फाउंड वर्क इन द न्यू कॉटन मिल दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे। क्या करें कि इसमें से कुछ जो थे वर्कर, जो नया कॉटन मिल सेटअप हुआ था बॉम्बे में, जो मुंबई अब है, अहमदाबाद, सोलापुर, वहाँ पे जा करके नए मिल में काम करने लगे, है ना। नेक्स्ट है कॉटन मिल्स कम अप। तो इंडिया में भी कॉटन मिल अब आ गया। द फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया सेटअप इन स्पाइनिंग मिल इन द बॉम्बे इन 1854। 1854 में बॉम्बे में पहला कॉटन मिल सेटअप हुआ था। From the early 19th century, Bombay had grown as an important port of the export for raw cotton from India to England and China। क्या करें कि बॉम्बे जो है एक इम्पोर्टेंट पोर्ट के रूप में उभरा एक्सपोर्ट करने के लिए रॉ कॉटन और इंडिया से चाइना और इंग्लैंड में। इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो कह रहे हैं बॉम्बे में क्यों यहाँ पे मिल खोला गया, क्योंकि जो है कॉटन अधिकांशतः ब्लैक सॉइल में उपजता है, ठीक है, और ब्लैक सॉइल के नज़दीक में था बॉम्बे, मतलब कि मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल है, गुजरात में ब्लैक सॉइल है, तो वहाँ पे कॉटन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगता था। तो ये रॉ मटेरियल के सोर्स के पास में था, ठीक है, जहाँ पे कॉटन उगाया जाता था। व्हेन द कॉटन टेक्सटाइल केम टू दे गेट सप्लाइज फ्रॉम द रॉ मटेरियल विथ ईजी। क्या करें, जब वहाँ पे कॉटन की जरूरत पड़ता था तो आसानी से उनको मिल जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ा कैसे बुना जा रहा है, आज भी इसी तरीके से हाथ से, जहाँ पे हैंडलूम है ना वहाँ पे आज भी ऐसे ही बुना जाता है। यहाँ पे दिखा रहा है कि वर्कर्स इन अ कॉटन फैक्ट्री सिरसा 1900। सिरसा एक जगह है, ठीक है। मोस्ट वर्कर इन द स्पिनिंग डिपार्टमेंट वेयर वीमेन। अधिकांशतः जो इस एरिया में वर्क करती थी इस डिपार्टमेंट में वीमेन थी। भले वर्कर इन द वीविंग डिपार्टमेंट मोस्टली मेन, ठीक है। स्पिनिंग वाले में अधिकांशतः वुमेन होती थी, और क्या बोलते हैं वीविंग वाले में अधिकांशतः मेन होते थे। आगे पढ़ते हैं। तो बाई 1984 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। तो 1990 आते आते वो 84 मिल बॉम्बे में ऑपरेट होने लगा। मैनी ऑफ दीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन और मेड देयर मनी थ्रू मेड विद चाइना। क्या करें कि अधिकांशतः जो मिल थे पारसी लोगों के थे या फिर गुजराती बिजनेसमैन के थे, जो अपना ट्रेड जो है चाइना से अधिकांशतः किया करते थे। मिल्स केम अप देयर अदर सिटीज टू। कह रहे कि दूसरे सिटी में मिल सेटअप हुआ। पहला मिल अहमदाबाद में सेटअप 1861 में। a year later a mill was established in कानपुर। तो एक साल बाद कानपुर में एस्टेब्लिश हुआ, यूपी में जिसको बोलते हैं, ठीक है। थाउजेंड ऑफ पुअर पीजेंट आर्टिसन एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स मूव टू द सिटी टू वर्क इन द मिल। तो बहुत सारे जो गांव में गरीब लोग थे शहर जाकर के काम करने लगे इन मिलों में। इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द एग्जिस्टेंस टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया फेस्ड मैनी प्रॉब्लम। क्या करें, अपने एस्टेब्लिशमेंट के, अपने एग्जिस्टेंस के कुछ दशकों में बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा इंडियन टेक्सटाइल को।
इट फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल इंपोर्टेशन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से जो सस्ता माल आता था उसे कंपटीशन अभी भी नहीं इंडिया का टेक्सटाइल कर पा रहा था। इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो बहुत सारे कंट्री में गवर्नमेंट जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करता था। ठीक है, कैसे? तो इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगा देता था, वहाँ सब्सिडी दे दिया जाता था। दिस इलिमिनेटेड कंपटीशन एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट इंडस्ट्री। तो क्या करें, इससे कंपटीशन खत्म होता था और वहाँ का जो वहाँ का जो नया इंडस्ट्री था उसको प्रोटेक्शन मिल जाता था। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट तो ऐसा करती नहीं थी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज टू सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्री। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, क्योंकि विदेशी गवर्नमेंट थी, तो क्यों चाहेगी कि इंडिया डेवलप करे, है ना? तो इसलिए ऐसा करने से मतलब ये नहीं, सब्सिडी देने से मना कर दी। द फर्स्ट मेजर स्पॉट इन डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया देयरफॉर बाय ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। पहली बार जो इंडियन इंडस्ट्री यहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सपेंड किया वो था फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में, जब टेक्सटाइल इंपोर्ट ब्रिटेन से रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि वहाँ के फैक्ट्री जो थे मतलब कि जो वर्ल्ड वार में जो सप्लाई हो रहा था उसमें बिजी थे। एंड इंडियन फैक्ट्री कॉल्ड अपन टू प्रोड्यूस कॉटन फॉर मिलिट्री सप्लाई। क्या करें, यहाँ तक कि इंडियन फैक्ट्री को भी बोला गया कि आप कपड़ा जितना ज़्यादा हो सके बनाइए मिलिट्री के लिए, है ना? क्योंकि वर्ल्ड वार में बहुत सारे सैनिक लड़ रहे थे। कहाँ गया? ठीक है, नेक्स्ट द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। क्या करें कि यहाँ पे स्टील का एक बात किया जा रहा है जिसको बोलते हैं वुड्स स्टील। ठीक है, और टीपू सुल्तान के तलवार की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तलवार है, पता नहीं किसका है, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि टीपू सुल्तान का तलवार है ना? तो हम लोग मान लेते हैं 2 पल के लिए कि टीपू सुल्तान का तलवार था। तो टीपू स्वॉर्ड्स मेड द लेट 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे दिखाया, मेन यहाँ दिखाने का मतलब है कि रिटन विथ गोल्ड ऑन द स्टील हैंडल ऑफ टीपू स्वॉर्ड वेयर कोटेशन फ्रॉम द कुरान विथ मैसेज अबाउट विक्ट्रीज इन वॉर। क्या करें कि इसका जो तलवार है यहाँ पे कुरान का आयत लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि इस पे कुरान के बारे में लिखा गया और यहाँ पे कौन कौन लड़ाई में वो जीता है उसके बारे में भी लिखा गया है। नोटिस द टाइगर हेड टुवार्ड द बॉटम ऑफ द हैंडल। और हैंडल के जो बॉटम है वहाँ पे टाइगर हेड है। मेनली यहाँ पे दिखाया जाता है ये जो सोना से लिखा गया है और स्टील के क्वालिटी को टीपू सुल्तान को, मतलब टीपू सुल्तान की तलवार में स्टील के क्वालिटी को दिखाया जाता है कि काफ़ी हाई क्वालिटी का स्टील यहाँ प्रोड्यूस होता था। ठीक है, वी बिगिन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन मेटलर्जी बाय रिकाउंटिंग द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान हु रूल्ड मैसूर टिल 1799। ठीक है, 1799 तक टीपू सुल्तान जो रूल किया मैसूर को। चौथा जो वार हुआ था एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, वहाँ पे हार गया था। ठीक है, टीपू लेजेंडरी स्वॉर्ड्स आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शन इन म्यूजियम इन इंग्लैंड। क्या करें कि टीपू का जो तलवार था इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है। यहाँ का बहुत सारा सामान अंग्रेज लूट के लेकर चला गया, बहुत सारा वहाँ के म्यूजियम सब इंडिया का ही धरा पड़ा हुआ है। बट डू यू नो भाई द स्वॉर्ड वाज सो स्पेशल। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये तलवार क्यों इतना स्पेशल था? द स्वॉर्ड है इनक्रेडिबली हार्ड एंड शार्प एज दैट कुड इजिली ट्रिप थ्रू द ओपोनेंट्स आर्मर। क्या कह रहा है कि इसका जो धार था काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, काफ़ी हार्ड था और इसका एज जो था काफ़ी ज़्यादा शार्प था। मतलब काफ़ी तलवार हार्ड था और शार्प था, मतलब कि काफ़ी धारदार था, जो आसानी से जो विरोधी का आर्मर होता था, आर्मर जो उसको बोलते हैं, जो गोल ऐसे ढाल होता है ना उसको आर्मर बोलते हैं। ठीक है, जिससे दूसरे के तलवार को रोका जाता है। ठीक है, तो दूसरे के हाथ जो विरोधी का आर्मर था उसको आसानी से तलवार पार कर सकता है। दिस क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड। तो इतना हाई क्वालिटी का जो तलवार होता था एक स्पेशल स्टील का बनाया जिसको बोलते थे वुड से, बीच वॉज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर द साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था। वुड स्टील व्हेन केम इनटू स्वॉर्ड्स प्रोड्यूस वेरी शार्प एज विद अ फ्लोइंग वाटर पैटर्न। दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल इम्बेडेड इन द आयरन। क्या करें कि इसके बनाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज किया जाता था। ठीक है, कार्बन का काफ़ी कम अमाउंट इसमें यूज किया जाता था। फ्रांसिस बुचमैन हु टूर्ड थ्रू मैसूर इन द 1800 के कह रहा है कि एक आदमी का नाम है जिसका नाम है फ्रांसिस बुचनान। ठीक है, जो भी हो उन लोग का नाम बड़ा टेढ़ा होता है, जो मैसूर को ट्रेवल किया था 1800 के आसपास। ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ ही लेफ्ट एज एन अकाउंट ऑफ टेक्निक बाई विच वुड्स स्टील वाज प्रोड्यूस्ड इन मैनी हंड्रेड ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेस इन द मैसूर। तो क्या कह रहा है कि मैसूर के मतलब कि टीपू सुल्तान के डेथ के बाद वो मैसूर को ट्रेवल किया था, तो बताया कि यहाँ के घर घर में ये स्टील प्रोड्यूस होता था और कैसे प्रोड्यूस होता था उसके बारे में लिखा। स्मेल्टिंग फर्नेस बोलते हैं जहाँ पे कोई चीज़ को बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम रॉक बाय हीटिंग टू ए वेरी हाई टेम्परेचर। तो स्मेल्टिंग के बारे में आप जो है केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहाँ पे कैसे जो ओर से जो अयस्क होता है उसे कैसे किसी मेटल को निकाला जाता है। वहाँ पे एक्चुअली इतना समझ लीजिए कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है। ठीक है, तो उस जगह का स्मेल्टिंग बोलते हैं, स्मेल्टिंग फर्नेस बोलते हैं। तो वहीं पे मैसूर इन दिस फर्नेसेज आयरन वाज मिक्स्ड विद चारकोल एंड पुट इनसाइड अ स्मॉल क्ले पॉट। बताया जा रहा है कि आयरन को उसमें क्या किया था, चारकोल के साथ मिला करके, ठीक है, एक क्ले के बर्तन, छोटे बर्तन में रखा जाता था। थ्रू एन इंट्रिकेटिव कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर द स्मेल्टर प्रोड्यूस स्टील इंगोट्स विच वर यूज्ड फॉर स्वॉर्ड मेकिंग। क्या करें, फिर उसको काफ़ी गर्म किया जाता था, उस ऐसे करके स्टील बनाया जाता था, उसके बाद फिर उसको तलवार बनाया जाता था। कह रहा है कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी ये काम होता था। वुड इज एन एंग्लिसाइज्ड है ना, ये भी एक अंग्रेजी वर्जन है किसी इंडियन मीनिंग का। ठीक है, अब कन्नड़ वर्ड उक्कू,
कन्नड़ में ऐसे इसको उक्कू कहते हैं, इसी का जो है तेलुगु में हुक्कू बोलते हैं और तमिल और मलयालम में उरुक्कू बोलते हैं, जिसका मतलब होता है स्टील। उसी को उन लोग ट्रांसलेट कर दिया वुड्स, ठीक है। इंडियन वुड्स स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट, यूरोपियन का इंडिया का जो स्टील था यूरोपियन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। माइकल फैराडे द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेंड 4 ईयर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स। यहाँ तक कि माइकल फैराडे जो इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया 1818 से 1822 तक ये पढ़ते रहा कि आखिर ये इंडियन लोग ये स्टील इतना हाई क्वालिटी का स्टील बनाते कैसे हैं। However, the wood steel making process which was so widely known in South India was completely lost by the mid 18th century। हालांकि कह रहा है कि जो साउथ इंडिया पहले हर घर में बनता था 19th सेंचुरी आते आते कम्प्लीटली साउथ इंडिया से कम्प्लीटली खत्म हो गया, किसी को इसके बारे में पता भी नहीं था कि साउथ इंडिया के लोगों के बारे में पता चला। कैन यू गेस व्हाई दिस वाज सो, क्या तुम गेस करते हो कि ऐसा क्यों हुआ। द स्वॉर्ड्स एंड आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री डाइड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया विद द ब्रिटिश। जैसे ही इंडिया में ब्रिटिश लोग आए तो यहाँ पे तलवार और ढाल का जो इंडस्ट्री था कम्प्लीटली खत्म हो गया, क्योंकि वो लोग क्या करने लगे कि इसके जगह पर ब्रिटेन से स्टील बुलाने लगे, स्टील को इंपोर्ट कराने लगे और तलवार का ज़माना खत्म हो गया उन लोग के आने से। उसके बाद लड़ाई जो है बंदूक से लड़ा जाने लगा, है ना। नेक्स्ट बढ़ते अबेंडन फर्नेसेज इन बंगाल, तो सॉरी विलेज। तो विलेज में किस तरीके से फर्नेस को अबेंडन किया गया। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। क्या करें कि वुड स्टील का प्रोडक्शन जो है काफ़ी हाईली स्पेशलाइज टेक्निक, रिफाइनिंग आयरन का काफ़ी हाईली स्पेशलाइज टेक्निक की जरूरत पड़ता है। बट आयरन स्मेल्टिंग इंडिया एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। लेकिन आयरन स्मेल्टिंग करना इंडिया में काफ़ी कॉमन था 19th सेंचुरी तक। इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पार्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ स्मेल्टर दैट इज लोकल डिपॉजिट ऑफ ओर टू प्रोड्यूस आयरन विच वाज वाइडली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर। क्या कह रहा है कि सेंट्रल इंडिया में, बिहार में लगभग हर एक जिले में ऐसे स्मेल्टर होते थे जहाँ पे लोकल जो वहाँ का आयरन होता था वहाँ से निकाला जाता था ज़मीन से, उसको वहाँ पे बनाया जाता था और डेली यूज का सामान उससे बनाया जाता था। द फर्नेसेज आर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले। जो चूल्हा होता था क्ले का बनाया जाता था और मिट्टी का, ब्रिक्स का बनाया जाता था। द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मेन एंड व्हाइल वुमेन वर्क द बेलोज पंपिंग एयर डेट केप्ट फॉर चारकोल बर्निंग। क्या करे कि जो स्मेल्टिंग होता था अधिकांशतः आदमी के द्वारा किया जाता था और विमेन जो बेलो का काम करते। बेलो एक्चुअली होता क्या था, तो चारकोल जो जलाने, चारकोल यहाँ पे जलते रहता था, ठीक है, और इसको जो है एक पाइप के सहारे हवा दिया जाता था। ऐसे एक यहाँ पे ऐसे समझिए कि यहाँ पे कोयला जल रहा है ऐसे, और एक यहाँ पे रबड़ का एक चैम्बर टाइप का रहता है जिसको हवा ऐसे पकड़ा रहता था। इसको हिलाने से क्या होता था कि इसमें से हवा निकलता था और हवा जब इस पर पड़ता था इसका जो है आग जो है फैलता था काफ़ी देर, मतलब कि आग को धीमा नहीं होने देता था। तो इसको बस हिलाने का काम जो करती थी विमेन के द्वारा किया जाता था, वो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाथ से इसको हिलाया जा रहा है ना, यहाँ पे ऐसे इसको पकड़ करके यहाँ पे दिखाया गया कि विलेज इन सेंट्रल इंडिया वेयर द एग्रेरीज कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर लिम्ड। तो आयरन स्मेल्टर का एक अलग कम्युनिटी था जिसको बोलते थे एगेरियाज या फिर एगेरियाज, जो भी इसको पढ़ सकते हैं, जैसे भी अंग्रेज लोग इस सब का नाम बिगाड़ के चला गया है। तो सम कम्युनिटी लाइक एगेरियाज स्पेशलाइज इन द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग। क्या करे, कुछ कम्युनिटी ऐसा था जो आयरन स्मेल्टिंग का ही काम करता था, उसी का स्पेशलाइज था, ठीक है। इन द लेट 19th सेंचुरी सीरीज ऑफ फेमाइन डिवास्टेटेड ड्राई ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। क्या करा है कि 19th सेंचुरी के लास्ट में बहुत ज़्यादा फेमाइन आया, बहुत ज़्यादा अकाल आया, जिसके कारण से इंडिया का जो ड्राई हिस्सा था, मतलब जहाँ पे पानी कम पड़ता था, वहाँ और ज़्यादा बुरा स्थिति हुआ। इन सेंट्रल इंडिया मैनी ऑफ द एगरिया आयरन स्मेल्टर स्टॉप्ड वर्क डेजर्टेड देयर विलेज माइग्रेटेड। तो सेंट्रल इंडिया में, मतलब कि मध्य प्रदेश के आसपास जो अगरिया कम्युनिटी के लोग थे जो सिर्फ आयरन स्मेल्टिंग का काम करते थे, अपना काम धाम छोड़ करके, अपना घर खाली करके, अपना गाँव खाली करके माइग्रेट कर गए ताकि शहर में जाकर कोई दूसरा काम कर सके। लार्ज नंबर ऑफ देम नेवर वर्क फॉर फर्नेसेज अगेन। उसमें से कई लोग जो है दोबारा फर्नेस, मतलब कि ये वाला काम नहीं किए, क्योंकि उनको जो है दूसरा काम वहाँ पे मिल गया और इस काम में उतना फ़ायदा उनको नहीं मिलता था। यहाँ पे एक इंडस्ट्री के बारे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं पहले कि आयरन स्मेल्टिंग वाज इन वन टाइम वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया, जीएसआई के द्वारा, कि आयरन स्मेल्टिंग जो है इंडिया का एक वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री था एंड हार्डली अ डिस्ट्रिक्ट अवे फ्रॉम द ग्रेट एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन विच स्लैब हिप्स आर नॉट फाउंड। क्या स्लैब हिप क्या होता है, तो उसके बारे में लोग देखते हैं, कहीं दिया होगा, ठीक है। हाँ, द वेस्ट लेफ्ट फ्रॉम स्मेल्टिंग मेटल, मतलब मेटल स्मेल्टिंग के बाद जो मतलब कचरा मिलता था उसको एक जगह जहाँ पे जमा किया उसको स्लैब हिप बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि गंगा प्लेन में या फिर इंडस के प्लेन में, ब्रह्मपुत्रा के प्लेन में ऐसा शायद कोई ऐसा गांव था या शायद कोई ऐसा जिला था जहां पे आपको स्लैग हिप नहीं मिलेगा। स्लैग हिप मतलब कि जहां पे आपको स्मेल्टिंग के बाद जो कचरा बचता है उसका ढेर नहीं मिलेगा। फॉर द प्रिमिटिव आयरन स्मेल्टर नो डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट सप्लाई और फ्रॉम डिपॉजिट दैट नो यूरोपियन आयरन मास्टर वुड रिगार्ड एज वर्थ सीरियस कंसिडरेशन। क्या कह रहा है कि जो वहाँ के लोकल स्मेल्टर थे
उनके लिए आयरन और निकालना काफ़ी सिंपल जॉब हुआ करता था, ठीक है। बाय द लेट 19th सेंचुरी हाउएवर द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज इन डिक्लाइन। क्या करें 19th सेंचुरी के लास्ट आते आते जो क्राफ्ट था आयरन स्मेल्टिंग का, मतलब कि एक जो आर्ट था बोल सकते हैं आयरन स्मेल्टिंग का, ये डिक्लाइन किया। इन मोस्ट विलेजेज फर्नेसेज फेल इनटू डिसयूज एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोडक्शन केम डाउन। क्या करें कि अधिकांशतः विलेज में जो है फर्नेसेज का यूज नहीं होने लगा और आयरन का प्रोडक्शन कम हो गया। वन रीजन वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉ दैट यू रीड अबाउट चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में पढ़े थे ना कि नया फॉरेस्ट लॉ आया था, फॉरेस्ट का यूज नहीं कर सकते। इसका एक रीजन ये भी है, व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर फाइंड वुड और चारकोल। क्या करें कि जब कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट लोगों को जंगल में जाने ही नहीं देगी, ठीक है, तो लोग कैसे वहाँ से लकड़ी लाएंगे या फिर चारकोल लाएंगे। वेयर टू गेट द आयरन ओर, कहाँ से उनको आयरन ओर मिलेगा। डिफाइंग फॉरेस्ट लॉ दे व्हेन एंटर्ड द फॉरेस्ट सेक्रेटली एंड कलेक्टेड वुड। कह रहा है कभी कभी फॉरेस्ट लॉ को उल्लंघन करते हुए वे लोग जंगल में इंटर भी कर जाते थे और चुपके चोरी जो है लकड़ी भी कलेक्ट कर लेते थे। बट दे कुडंट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन एंड बेसिस फॉर लॉन्ग। लेकिन इस तरीके से अपना ऑक्यूपेशन वो नहीं चला पाते थे। मैनी गेव देयर क्राफ्ट एंड लुक फॉर अदर मीन्स ऑफ लिव। अधिकांशतः आदमी जो है ये अपना जो क्राफ्ट था, उनका जो आर्ट था, उसको छोड़ दिए, बंद कर दिए और कोई दूसरा तरीका ढूंढने लगे अपने लिवलीहुड के लिए। सब मेरे द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू द फॉरेस्ट। किसी एरिया में गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट का एक्सेस देता भी था, बट द आयरन स्मेल्टर टू पे वेरी हाई टैक्स। लेकिन आयरन स्मेल्टर को काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, तो इसके कारण से उनका इनकम घटने लगा। मोर ओवर बाय द लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड स्टील वाज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। कह रहा लेट एंड 19th सेंचुरी की बात किया जाए तो आयरन और स्टील जो है इंडिया में इंपोर्ट कराया जाने लगा ब्रिटेन से। आयरन स्मिथ इन इंडिया बिगेन यूजिंग द इंपोर्टेड आयरन टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल एंड इंप्लीमेंट। जो आयरन स्मिथ थे, ठीक है, जो आयरन से डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट बनाते थे, वे लोग तो मतलब कि इंपोर्टेड आयरन से जो है या फिर जो इंपोर्टेड यूटेंसिल था उससे ही बर्तन बनाने लगे यहाँ पे। दिस इनएविटेबली लोअर द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाय द लोकल स्मेल्टर। क्या करें कि इससे जो है लोकल स्मेल्टर का जो डिमांड था उसको कम किया। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी द आर्टिसंस प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील फेस अ न्यू कंपटीशन। क्या करें कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में देखा जाए, ठीक है, तो आयरन जो प्रोड्यूसिंग था, आर्टिस्ट जो यहाँ पे आयरन प्रोड्यूस करते थे, स्टील प्रोड्यूस करते थे, उनको एक नया कंपटीशन मिला क्योंकि आयरन और स्टील फैक्ट्री भी इंडिया में आया है ना। आयरन और स्टील फैक्ट्री केम अप इन इंडिया। दिस ईयर द ईयर वाज 1904। कह रहा है कि 1904 था, है ना, 1904 था। इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल चार्ल्स वेल्ड एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड दारोबजी टाटा, ठीक है, द इलेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा। क्या करें कि चार्ल्स वेल्ड जो अमेरिका के एक जियोलॉजिस्ट थे और दारोबजी टाटा जो जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे, इलेस्ट सन थे। अभी जो आप टाटा देखते हैं दैट जो ये तो रतन टाटा हैं, इनके आई थिंक पिताजी थे। वर ट्रेवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन और डिपॉजिट। ये दोनों छत्तीसगढ़ में ट्रेवल कर रहे थे आयरन और डिपॉजिट के खोज में। देड स्पेंट मैनी मंथ ऑन अ कॉस्टली वेंचर लुकिंग फॉर अ सोर्स ऑफ गुड आयरन और टू सेट अप अ मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट इन इंडिया। ये दोनों खोज रहे थे कि कहाँ पे एक अच्छा आयरन और मिले कि इंडिया में स्टील प्लांट खोल सके, आयरन एंड स्टील प्लांट खोल सके। जमशेदजी टाटा डिसाइडेड टू स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज फॉर्चून टू बिल्ड अ बिग आयरन स्टील। कह रहा है कि जमशेदजी टाटा डिसाइड किए थे कि अपना वो जितना इनकम है या फिर जो भी उनका जीवन है उसका एक बड़ा हिस्सा वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री बनाने में मतलब कि व्यतीत करेंगे। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी आयरन ओर। लेकिन ये नहीं हो सकता जब तक एक अच्छा क्वालिटी का आयरन ओर नहीं डिस्कवर किया जा सके। वन डे आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट वेल्ड एंड दारोबजी केम अप अ स्मॉल विलेज। क्या करें कई घंटे टहलने के बाद एक दिन जंगल में उनको गांव मिला। दोनों वहाँ पे गए एंड फाउंड अ ग्रुप ऑफ मेन एंड वीमेन कैरिंग बास्केट होल्ड ऑफ आयरन ओर। और कुछ मेन और वीमेन को देखे कि बास्केट में लेकर के मतलब कि कुछ बास्केट में लेकर के आयरन ओर को जा रहे थे। दिस पीपल वेर अगरिया। ये पीपल कौन थे? अगरिया, जो आयरन स्मेल्टिंग का काम करते थे। फिर नास्ट दे वेर द फाउंड द आयरन ओर द अगरिया पॉइंटेड टू अ हिल इन द डिस्टेंस। जब उनसे पूछा कि ऐसा आयरन ओर आपको कहाँ मिला, तो एक हिल की तरफ बताए कि उस पहाड़ के आसपास मिला। वेल्ड एंड दारोबजी रीच द हिल आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग ट्रेक थ्रू डेंस फॉरेस्ट। वन एक्सप्लोरिंग द हिल द जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर्ड दैट दे हैड एट लास्ट व्हेट दे हैड बीन लुकिंग फॉर। तो क्या कह रहा है कि जब वो हिल के पास गए, जाने में तो काफ़ी ज़्यादा जंगल वगैरह से गुजरना पड़ा, लेकिन जब हिल के पास वो पहुँचे, पहाड़ के पास से पहुँचे, तो वो दोनों एक दूसरे से बोले कि जो जियोलॉजिस्ट था मतलब उनका जो दोस्त था अमेरिका वाला, ठीक है, वो बोला कि जिस जगह का हमको तलाश था हम लोग को मिल चुके हैं। द राजहारा हिल्स हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे राजहारा हिल्स था दुनिया का फाइनेस्ट और वहाँ पे अभी भी मिलता है, ठीक है, उस समय भी था। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, द रीजन वाई ड्राई एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री। एक प्रॉब्लम क्या था कि जो रीजन था वो ड्राई था, वहाँ पे पानी नहीं उतना होता था, लेकिन फैक्ट्री चलाने के लिए तो पानी चाहिए। वाज नॉट बी फाउंड नियर बाई, पानी तो आसपास में नहीं था। द टाटा हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर मोर सुटेबल प्लेस टू सेट अप द फैक्ट्री। तो टाटा जो थे उनको और भी सुटेबल प्लेस ढूंढना पड़ा फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। हाउएवर द अगरियाज हैड डिस्कवरी ऑफ सोर्स ऑफ आयरन ओर दैट वुड लेट सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट। क्या कह रहा है कि जो अगरिया थे
जो डिस्कवरी की है, मतलब कि आयरन ओर बताया कि आयरन ओर का सोर्स कहाँ है, ठीक है, उसको भिलाई स्टील प्लांट में भेजा जाने लगा वो स्टील को। फीवर आप लेटर अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वाट क्लियर्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुवर्ण रेखा। कुछ साल बाद एक बड़ा जंगल को साफ किया गया सुवर्ण रेखा नदी के आसपास, टू सेट अप द फैक्ट्री एंड द इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप किया गया, इंडस्ट्रियल टाउनशिप जिसका नाम रखा जमशेदपुर। हालांकि इसका पहले नाम सांची था, जिस समय इसका शुरू में नाम था ना, तो उसका इस समय सांची नाम था। मध्य प्रदेश में भी सांची है, ये सांची अलग था, तो दोनों कन्फ्यूज मत कीजिएगा। हेयर देयर वाज अ वाटर नियर द ओर डिपॉजिट। यहाँ पे ओर डिपॉजिट के पास में वाटर था। द टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को दैट केम अप द बिगन प्रोड्यूसिंग 1912। तो 1912 में एक कंपनी सेटअप है जिसको बोला गया टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन स्टील कंपनी। टिस्को वाज सेटअप एट अपॉर्चुन टाइम। क्या करें कि टिस्को जो है काफ़ी एक किस्म, मतलब कि बोल सकते हैं ऐसे समय पे सेटअप हुआ जिस समय मतलब कि काफ़ी अच्छे समय पे सेटअप हुआ, आम भाषा में ऐसे समझ लीजिए। उस समय इंडिया में आयरन का डिमांड काफ़ी बढ़ने वाला था, क्योंकि 1912 की बात है और 1914 में जो है लड़ाई छिड़ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार। और उस समय जो तलवार बनाने के लिए, बंदूक बनाने के लिए, है ना, काफ़ी ज़्यादा आयरन और स्टील का डेवलप, मतलब कि यहाँ पे ज़रूरत था। उसी समय रेलवे लाइन यहाँ पे डेवलप हो रहा था, ठीक है। ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी इंडिया वाज इंपोर्टिंग स्टील डेट वाज मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रिटेन। अभी तक जो है स्टील इंपोर्ट कराया जा रहा था इंडिया में। एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंडिया, इंडिया में जो रेलवे का एक्सपेंशन हुआ है, हैड प्रोवाइडेड ए ह्यूज मार्केट ऑफ रेल्स दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस्ड। क्या कह रहा है कि जो इंडिया में एक्सपेंशन हुआ रेलवे का, इसके कारण से ब्रिटेन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ पे मिला था, है ना। आज मतलब कि रेलवे में जो पटरी बिछाया जा रहा था ब्रिटिश से, उसके लिए ब्रिटेन से उसके लिए लाया जा रहा था लोहा। फॉर अ लॉन्ग वाइल ब्रिटिश एक्सपर्ट्स इन द इंडियन रेलवे वर अनविलिंग टू बिलीव दैट गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस इन इंडिया। क्या करें कि अभी तक ब्रिटिश लोग ये मानते चले आ रहे थे कि अच्छे क्वालिटी का स्टील जो है यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। बाय द टाइम टिस्को वाज सेटअप द सिचुएशन वाज चेंजिंग। जब टिस्को सेटअप हुआ तो सिचुएशन चेंज हुआ। इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। क्या 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध था वो हुआ। स्टील प्रोडक्शन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर इन यूरोप। क्या कह रहा है कि स्टील प्रोडक्शन जो यूरोप में होता था उसको अब मतलब कि युद्ध के लिए उसको डिमांड मिलने लगा, उसको बंदूक बनाने का डिमांड मिलने लगा। सो इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील इन इंडिया डिक्लाइन। तो यूरोप से जो ब्रिटिश का स्टील का इंपोर्ट होता था इंडिया में, वो धीरे धीरे कम हो गया अचानक से। इंडियन रेलवे टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल। तो इंडियन रेलवे जो है टिस्को के पास गई कि हमको आप यहाँ पे रेल प्रोवाइड कराइए। एज द वार ड्रैग्ड फॉर ऑन फॉर सेवरल ईयर टिस्को हैड टू प्रोड्यूस सेल्स एंड कैरेज व्हील फॉर द वार। क्या करा टिस्को को इसके अलावा वॉर के लिए भी व्हील्स, कैरेज व्हील वगैरह प्रोड्यूस करने लगा। बाय द 1919 कॉलोनियल गवर्नमेंट इज बाइंग 90% द स्टील मैन्युफैक्चर टिस्को। टिस्को के द्वारा जो भी स्टील प्रोडक्शन होता था गवर्नमेंट उसको खरीद लेती थी। ओवर द टाइम टिस्को बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर जहाँ जहाँ ब्रिटिश का शासन था उन सब में जो है टिस्को जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्री बना। इन द केस ऑफ आयरन स्टील एज इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन अकर्ड ओनली व्हेन द ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडिया डिक्लाइन। क्या करा है कि किसी भी केस में देखा जाए, आयरन एंड स्टील हो या फिर कॉटन टेक्सटाइल हो, इंडिया में एक्सपेंशन तभी हुआ जब ब्रिटिश का इंपोर्ट यहाँ पे कम हुआ एंड द मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल गुड इंक्रीज। और इंडिया का जो इंडस्ट्रियल गुड था उसका मार्केट इंक्रीज हुआ। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड आफ्टर। और दोनों केस कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप एंड इंडस्ट्रियल क्लास बिकेम स्ट्रॉन्गर। क्या कह रहा है कि जब नेशनलिस्ट मूवमेंट और बढ़ा तो इंडस्ट्रियल क्लास जो था और स्ट्रॉन्गर हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकम लाउडर। तो क्या कह रहा है इंडस्ट्रियल क्लास डेवलप हुआ वहाँ पे और गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन की मांग किया कि जैसे वहाँ पे टैरिफ लगाया जाता था यहाँ पे भी टैरिफ लगाया जाए। स्ट्रांगली टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंसिडर मैनी ऑफ दिस डिमांड्स। तो क्या करा कि ब्रिटिश जो है इंडिया में अपना शासन कायम रखने के लिए बहुत सारे डिमांड को मान भी लेती थी, ठीक है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी का है, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। टिस्को का एक्सपेंशन ऑफ द एंड ऑफ द वार टू मेट द डिमांड ऑफ वार टिस्को टू एक्सपेंड इट कैपेसिटी एंड एक्सटेंड द साइज ऑफ फैक्ट्री। तो टिस्को को अपना फैक्ट्री का साइज बढ़ाना पड़ा, ठीक है। अक्टूबर कब का फोटो? अक्टूबर 1919 का फोटो है ना। आगे बढ़ते हैं, आज के एल्सवेयर में क्या है। तो अर्ली ईयर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जापान। तो जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उस समय भी। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान इन द लेट 19th सेंचुरी रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रास्ट टू डेट ऑफ इंडिया। क्या करें कि 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्ट्री है जापान का, इंडिया के बिल्कुल विपरीत है। द कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया कीन टू एक्सपेंड द मार्केट फॉर ब्रिटिश अनविलिंग टू सपोर्ट इंडियन नेशनलिस्ट। क्या करें कि ब्रिटिश मार्केट बनाने के चक्कर में, ब्रिटिश सामान के मार्केट बनाने के चक्कर में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यहाँ की जो विदेशी गवर्नमेंट थी, यहाँ के लोगों को सपोर्ट नहीं करती थी यहाँ की इंडस्ट्री को। इन जापान द स्टेट इनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। जापान में इसका उल्टा होता था, जो सरकार थी वहाँ की इंडस्ट्री को सपोर्ट करती थी। द मीजी रिजाइम भी जून पावर इन जापान इन 1868। 1868 में एक मीजी रिजाइम, मतलब कि मीजी का सरकार आया। बिलीव दैट जापान नीड टू इंडस्ट्रियलाइज इन ऑर्डर टू रेसिस्ट वेस्टर्न डोमिनेशन। तो कहा जा रहा है उनको मानना था कि वेस्टर्न डोमिनेशन को रोकने के लिए जापान को इंडस्ट्रियलाइज होना पड़ेगा। सो इट इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ मेजर टू हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके कारण से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे
मतलब कि स्टेप लिया गया। पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ, रेलवे, स्टीम इंजन, शिपिंग वे डेवलप्ड, ये सब वहाँ पे डेवलप किया गया। द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्ट वाज इंपोर्टेड एंड अडेप्ट टू द नीड ऑफ जापान। क्या कह रहा है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी होता था उसको वेस्ट से इंपोर्ट किया जाता था और उसको जापान के अनुसार से ढाल दिया जाता था। फॉरेन एक्सपर्ट्स वे ब्राउट टू ट्रेन जापानीज प्रोफेशनल, जापान के जो प्रोफेशनल लोग थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए अंग्रेज लोग या फिर फॉरेन एक्सपर्ट को लाया जाता था। इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर प्रोवाइडेड विद जनरस लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय बैंक। क्या करें, गवर्नमेंट के द्वारा जो बैंक सेटअप किया गया उससे लोन दिया जाता था इंडस्ट्रियलिस्ट को ताकि इंडस्ट्री सेटअप कर सके। लार्ज इंडस्ट्रीज वेयर फर्स्ट स्टार्ट विद द गवर्नमेंट ऑन देन सोल्ड ऑफ द चीप रेट टू बिजनेस फैमिलीज। क्या करें कि बड़े बड़े इंडस्ट्री को पहले गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है बेच देती थी बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री को, जैसे आज भी सरकारी कंपनी को प्राइवेट किया जाता है ना, तो उस तरीके से। इन इंडिया कॉलोनियल डोमिनेशन क्रिएटेड बैरियर टू द इंडस्ट्रीज। लेकिन इंडिया में इसके विरुद्ध विपरीत होता था कि यहाँ का जो गवर्नमेंट थी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी। इन जापान द फियर ऑफ फॉरेन कंक्वेस्ट स्पॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन। जापान में जो है मतलब कि उनको डर था कि फॉरेन आदमी हमारे यहाँ शासन न कर ले, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया उन लोगों ने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो आज भी यहाँ पे कोई, हाँ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपके लिए होमवर्क ये है कि कमेंट सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स आप यहाँ पे करें। पहला है कि द वर्ड चींट कम फ्रॉम द वर्ड, तो वर्ड चींट जो है किस वर्ड से आया। टीपू स्वॉर्ड वाज मेड ऑफ कौन सा स्टील, है ना। इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन इन द ब्लैंक सेंचुरी, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है, ये तीनों को कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, चैप्टर भी समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।